नमस्कार साथियों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर से इस विशेष श्रृंखला के तहत एक और उपाख्यान में हम लोग महत्वपूर्ण कानून को देखने वाले हैं। जैसे आपको दृश्यमान है द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जिसे माहिती का अधिकार भी माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने आप में यह प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ये सर्वोच्च कानून है। आज भारत में अगर व्यवस्था देखें तो लोगों तक सरकारी माहितियाँ पहुँचाए, सरकारी कार्य की माहितियाँ पहुँचाए, जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसमें जो प्रोग्रेस हुआ है, उसकी जो प्रगति हुई है, उस संबंधी सारी माहितियाँ जो है वो प्रजा तक पहुँचे, वो आबादी तक पहुँचे और वो अपने आप में प्रशासन में एक पारदर्शिता जो है लाता है। तो उस तरीके से तो ये महत्वपूर्ण कानून यही है। साथ ही यह माहिती का अधिकार विशेष करके अपने आप में अधिक से अधिक विवादास्पद रहा, अधिक से अधिक महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और काफ़ी सारी जो है एक प्रकार से वेटिंग के बाद, राह देखने के बाद भारत के लोगों को माहिती का अधिकार प्राप्त मिला है। अन्यथा आज़ादी से कुछ वर्षों तक, यानी कि 3 या 4 दशकों तक, कुछ वर्ष कहना उचित नहीं है मगर 3 या 4 दशकों तक सरकार के द्वारा कौन सी चीज़ें जो है वो अप्लाई की जा रही है, सरकार की नीतियाँ, सरकार के नीतियों के उद्देश्य, वो सारी चीज़ें जो है वो सार्वजनिक नहीं रखी जाती थी मगर गुप्त रखी जाती थी और किसी को भी जानने का अधिकार नहीं था। मगर धीरे धीरे जो लोकतांत्रिक मूल्य है वो फले फूले भारत में, एक चेतना आई जो है विश्व के जो है अलग अलग देशों में आ गई थी, अब धीरे धीरे भारत में भी आ रही है। शिक्षण आया, ठीक है, प्रजा जो है वो शिक्षित हुई। तो इन सारी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे, यह एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, मगर इन सारी चीज़ों की वजह से आज भारत के नागरिकों को माहिती का अधिकार प्राप्त है। ऑन द अदर हैंड, अगर इस पर्टिकुलर लॉ का या इस अधिनियम का अनुपालन, कार्यान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन आज जो हो रहा है उससे थोड़ा ज़्यादा हो, उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो, तो और भी यह कानून के जो हमें फलस्वरूप परिणाम है वो मिलने पात्र है। मगर सारी चीज़ें जो है वो इसके कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर निर्भर है। प्लस यह माध्यम के तहत यहाँ इस श्रृंखला में हम लोग प्रति लेक्चर में एक लॉ के बारे में देखते हैं जो आपको मालूम है। साथ ही अगर इन चीज़ों को आपको पढ़ना है तो आप ग्रोथ माउंट एजुकेशन की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज ही ग्रोथ माउंट एजुकेशन की वेबसाइट विजिट कीजिए, वहाँ से आपको एग्जामिनेशन रिलेटेड रिसोर्स मिलेंगे जो कि आपका जनरल स्टडीज़ बिल्डअप करने के लिए आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। करंट अफेयर्स के ऊपर भी बात की जाती है, एडिटोरियल्स के ऊपर, अलग अलग लॉज है, प्लस स्टैटिक का पोर्शन अगर देखें अलग अलग सब्जेक्ट्स का, तो वो भी आपको जो है उसके रिसोर्सेज भी आपको ग्रोथ माउंट एजुकेशन की वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आप वहाँ आज ही विजिट कीजिए और यह सारी चीज़ों को आप वीडियोज़, यह यूट्यूब के माध्यम पर वीडियोज़ देख के तो आप इसकी नोट्स बना सकते हैं, मगर अगर आपको चीज़ों को पढ़ना है तो आप वेबसाइट आज ही विजिट कीजिए। प्लस अब आते हैं मूल बात पर आज की इस चर्चा में। जैसे आपको मालूम है कि प्रति उपाख्यान में, प्रति लेक्चर के बारे में बात की जाती है और प्रति लेक्चर में एक जो है एजेंडा है, कार्यसूची है, जिसके तहत हम लोग बात करते हैं, जिनमें सबसे प्रथम हम लोग परिचय की बात करते हैं, परिचय के साथ पृष्ठभूमि देते हैं, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर अधिनियम की, विशेष अधिनियम की उद्देश्यों की चर्चा की जाती है, उद्देश्यों के साथ ही इसके प्रमुख प्रावधान और अंत में आलोचना एवं इसके महत्व की बात की जाती है। और अगर अधिनियम या कानून संशोधित हुआ है तो उस संशोधनों के बारे में भी यहाँ हम लोग चर्चा करते हैं। तो उसी मोडस ऑपरेंडी से चीज़ों को आगे बढ़ाना है। प्लस यह पूरी सीरीज इस बुक के ऊपर आधारित है जो फाइनली क्राफ्टेड एंड डिजाइंड फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, ठीक है। मगर यहाँ चर्चा जो है वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव की गई है कि यहाँ जो कानून के विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, उनको भी फायदा हो सकता है, और जो सामान्य ज्ञान चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों की समझ चाहते हैं, उनको भी यहाँ फायदा हो सकता है। तो उसी पर्सपेक्टिव से मैं आपके सामने चीज़ों को रखने का प्रयास करता हूँ। ऑन द अदर एंड, अगर बुक के हिसाब से देखें तो पार्ट 7 का जो ये पर्टिकुलर कानून है, और पार्ट 7 किसके साथ डील करता है, तो उन कानूनों, उन अधिनियमों के साथ कि जो प्रशासन में, शासन में पारदर्शिता लाने के लिए मदद कर रहे हो। तो ये उनमें से एक कानून है, अपने आप में महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता का स्तर जो है वो भारत में इससे बढ़ा है, मगर इसके और अच्छे जो है कार्यान्वयन से और अच्छे अनुपालन से इसके परिणाम और अच्छे हो सकते हैं और बेहतर हो सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन से, चीज़ों को हमें समझना है। देखिए, सारी चीज़ें माइंड मैप्स के रूप में देखेंगे ताकि याद रखने में और समझने में हमें आसानी रहे, ठीक है। प्रथम बिंदु परिचय में कहता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जिसके ऊपर आज हमें बात करनी है,
was passed after a long drawn battle for citizens for transparency. Yes, it's a result of long drawn battle, यानी कि काफ़ी सालों से यह मांग थी कि भारत के लोगों को मालूम होना चाहिए कि भारत के उन लोगों के द्वारा जो चयनित सरकार है, ठीक है, वो क्या कर रही है, उनकी नीतियाँ क्या है, उनकी दिशा क्या है, परिस्थिति क्या है, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी जो है मुद्दा हो, तो वो माहितियाँ जिन लोगों ने चुना है उनको मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही लंबी मांग थी, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि काफ़ी राह देखने के बाद यह कानून को यहाँ लाया गया है केंद्रीय विधायिका के द्वारा, और इसको पारित करवाया गया। इसको आज जो है लागू भी ये है पूरे भारत भर में। उसके पश्चात का बिंदु देखें तो एक्ट एम्पावर्स द सिटीजन टू सीक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एज पर द प्रोसीजर। यस, इस कानून के तहत जो प्रोसीजर, जो प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, उसके तहत भारत के नागरिकों को जानने का, समझने का अधिकार है कि भाई जो कोई सरकार है, जो कोई सार्वजनिक प्राधिकरण है या पब्लिक अथॉरिटी कह लीजिए, जो यहाँ लिखा है, ठीक है, तो उनको प्रश्न जो है पूछने का अधिकार यहाँ सिटीजन्स को मिलता है, भले ही अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर हो, मगर ये अधिकार मिलना भी बहुत ही बड़ी बात है। एंड ऑल थैंक्स गोज टू द एक्ट विच इज कॉल्ड राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, या उसे हम संक्षिप्त में आरटीआई अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है, माहिती का अधिकार उसे हिंदी में कहा जाता है। और पब्लिक अथॉरिटीज को यहाँ कि जो लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उनको यहाँ इसके परव्यू में रखा गया है, इसके एम्बिट में रखा गया है। पब्लिक अथॉरिटी को हिंदी में सार्वजनिक प्राधिकरण हम लोग कह सकते हैं। सार्वजनिक अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण, और पब्लिक यानी कि सार्वजनिक। तीसरा बिंदु कहता है कि एक्ट एस्टेब्लिशेस ऑफिस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। मगर ये पीआईओ इस कानून के तहत ही हमें याद रखना है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अन्यथा पीआईओ थोड़ी अलग परिभाषा हो जाती है, जिसे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी कहा जाता है, या भारतीय मूल के व्यक्ति भी कहते हैं। तो ये इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में पीआईओ यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक माहिती अधिकारी। एंड इंफॉर्मेशन कमीशन, यस, तो यहाँ माहिती आयोग की स्थापना करने का जो है बीड़ा इस पर्टिकुलर कानून ने उठाया और स्थापना भी करी एट सेंट्रल लेवल एंड एट स्टेट लेवल, ठीक है, केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर, राज्य के अलग अलग स्वतंत्र और वहीं केंद्र का एक केंद्रित, ठीक है। तो ये 3 बिंदु रहे प्रथम। उसके पश्चात देखें तो आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए टूल टू एक्वायर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पब्लिक अथॉरिटीज विच इज नॉट अवेलेबल नॉर्मली। यस, यह एक प्रकार का ऐसा हथियार है जो कि प्रजा को कुछ ऐसी माहितियाँ जानने का, पूछने का अधिकार देता है जो कि सामान्यतः सार्वजनिक नहीं की जाती, जो सामान्यतः पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती या नहीं आती यूजुअली, ठीक है। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि सिटीजन्स को एक जो है पारदर्शिता, सरकार या पारदर्शिता शासन करने में मददरूप साबित होगा। एक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिफॉर्मेटिव लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव विंग इन इंडिया। यस, अगर प्रशासनिक शाखा देखें, ठीक है, 3 मूल शाखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, जिनमें एक है प्रशासनिक, या उसे एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं, या उसे एग्जीक्यूटिव भी हम लोग कहते हैं। फिर एक होते हैं लॉ फ्रेमर्स, एक होती है उनकी लेजिस्लेटिव शाखा, और तीसरी होती है जुडिशरी। ये पॉलिटिकल साइंस के मूल तत्व है, बेसिक तत्व है, ठीक है। तो इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है जो कि एग्जीक्यूशन का कार्य करती है, यहाँ कानून बनते हैं फ्रेम मेकर्स के द्वारा जो है लेजिस्लेचर में। फिर उन कानूनों का जो कार्यान्वयन है वो यहाँ एग्जीक्यूटिव के, प्रशासन के द्वारा करवाया जाता है। और अगर इसका स्मूथ कार्यान्वयन ना हो, कोई प्रश्न हो, कोई जो है कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई डाउट्स हो, तो वो सोल्व यहाँ जुडिशरी के द्वारा की जाती है। तो ये एक प्रस्थापित भारत का तंत्र है। अब ये जो सुधार हुआ है वो यहाँ इसके प्रशासनिक यानी कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव विंग में हुआ है, ठीक। और ये सुधार बहुत ही बड़ा है क्योंकि यहाँ जो माहितियाँ हैं वो लगभग इनसे ही पूछी जाती है, क्योंकि यही जो है लास्ट स्टॉप होते हैं इस पूरी चेन में। अगर कोई भी योजना हो, कोई भी
सरकारी परियोजना हो, तो उनका कार्यान्वयन जो है वो इनके हाथ में है, तो दे आर द लास्ट स्टॉप ऑफ द चेन। ठीक है, तो लोगों को जो इंटरेक्शन रहेगा वो इस विंग के साथ ज्यादा रहेगा, अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में, चाहे वो रेलवेज ले लीजिए, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज ले लीजिए, चाहे वो अब जो है कोई भी क्षेत्र ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ एग्जीक्यूटिव को जो है एक प्रकार से पारदर्शी बनाने का कार्य यहाँ इस कानून ने किया है, वो समझाने का प्रयास इस मुद्दे में जो है किया गया है। उसके पश्चात देखें तो राइट टू इंफॉर्मेशन हैज बीन अपहेल्ड टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, ये भी पॉलिटिकल साइंस के मूल तत्वों की बात आई, हमारे संविधान को समझने की बात आई। देखिए, संविधान की समझ जो है वो कोई भी जो है प्रतियोगिता परीक्षा का महत्वाकांक्षी विद्यार्थी हो, अभ्यर्थी हो, उनको होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें ही यह सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, जिनमें भाग 3 के तहत मूलभूत अधिकारों की चर्चा की गई है। ठीक है, अगर धाराओं की बात करें, अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35, इसमें जो धारा 19 है, 19 का सबसेक्शन या उपधारा उसकी 1 और उसका सब क्लोज, क्योंकि 19 में लगभग 6 सब क्लोजेस है। ठीक है, तो उनमें से जो सबसे प्रथम है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 सब क्लोज ए, वो डील करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के साथ। ये बहुत ही मूलभूत तत्व है, ये मालूम होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशंस में काफ़ी सारी बार बताया है कि भाई जो माहिती का अधिकार है वो कोई एरागेरा अधिकार नहीं है, मगर वो एक प्रकार का मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और अगर आपको भारत का संविधान मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए कि मूलभूत अधिकारों का महत्व कितना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19(1) सब क्लोज ए के तहत इसको अपने आप में मूलभूत अधिकार बनाया है, माहिती के अधिकार को। ठीक है, तो इस पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो है निर्देश ने इस कानून को बहुत ही अधिक महत्व प्रदान किया है, इसको एक अच्छा बैकअप प्रदान किया है, इसके कार्यान्वयन को भी बैकअप प्रदान किया है और इसके अनुपालन को भी बैकअप प्रदान किया है। तो ये बात यहाँ में याद रखनी है, समझनी है। अब उसके पश्चात देखें तो एक्ट obligates the public authorities to maintain certain critical information in an organized manner so that they are accessible to all. Yes, एक्ट obligates, कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उनको कुछ माहितियां बहुत ही अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखनी होगी, ताकि जब उनसे पूछा जाए लोगों के द्वारा तो वे उनका उत्तर दे पाए और लोग भी इन माहितियों तक पहुंच पाए। ठीक है, तो वो स्मूथ करने के लिए यहाँ कानून में ऐसे प्रावधान है कि कोई भी जाहिर प्राधिकरण हो या सार्वजनिक प्राधिकरण कह लीजिए, उनको माहितियां एक ऑर्गेनाइज्ड यानी कि संगठित रूप में रखनी होगी, ताकि सार्वजनिक करने में सरलता रहे और वो सार्वजनिक हो सके। उसके पश्चात एट द सेम टाइम सिटीजन्स हैव बीन given rights to request any information they require from any public authority to increase transparency in their functioning. Yes, and on the other hand, सिटीजन को भी ये अधिकार दिया हुआ है कि भाई आप भी अगर आपको किसी भी किस्म का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, उसमें आपको घबराने की बात नहीं है, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा आपको जवाब उसका दिया जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ कोई भी जो है कॉइन हो, सिक्का हो, उसकी 2 बाजू होती है। तो यहाँ सेम गोज विद दिस एक्ट, एक बाजू आबादी को अधिकार दिया, सिटीजन्स को अधिकार दिया, एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रांसपेरेंट बनाने का प्रयास किया गया। ऑन द अदर साइड कुछ ऐसे क्षेत्र रख दिए कि जहाँ तक लोग ना पहुँच पाए, उन क्षेत्रों की माहितियाँ सार्वजनिक ना हो पाए। ठीक है, तो दोनों पक्ष है जिसको हम लोग आगे देखने वाले हैं, मगर फिलहाल परिचय में इतनी बात हमें देखनी है। अब उसके पश्चात देखें तो बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें भी 4-5-6 मुद्दे हैं जिसके तहत हमें देखना है कि इस कानून के जो इस कानून के लागू होने का जो पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था, जो पूरी प्रक्रिया थी, वो कैसी थी और कैसे इस कानून ने रूप लिया। देखेंगे सबसे प्रथम फाउंडेशन स्टोन फॉर द एक्ट इन इंडिया वाज laid down during the internal emergency.
ऑफ 1975-77, जैसे मैं मालूम है कि भारतीय लोकशाही में एक ही ये ऐसा जो है काला धब्बा समान समय काल है जिसके तहत लोकशाही के मूल्यों को, संवैधानिक मूल्यों को बाजू में करके जो कुछ सत्ताधारी पक्ष थे उन्होंने अपने हाथ में पूरी धुरा ले ली थी इन द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। वो एक सार्वजनिक बात है। कहा गया है कि इस पर्टिकुलर कानून की जो नींव है, जो नींव का पत्थर है, वो यहाँ इस इंटरनल इमरजेंसी के तहत या उसके तुरंत पश्चात गाड़ा गया था। When there was a widespread public resentment against the suppression of information and press. Yes, क्योंकि तब लोगों को मालूम नहीं था, तब इंटरनेट नहीं था सबसे प्रथम तो, और अगर होता भी तो भी वे इसके ऊपर जो है हावी हो जाते हैं, उसको डोमिनेट करते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने प्रेस को डोमिनेट किया तब के समय, ठीक है, प्रेस की जो आवाज़ थी उसे लगभग शून्य कर दिया, और इससे प्रजा में एक असंतोषी की जो है भावना उत्पन्न हुई, और वहीं से इसकी नींव रखी गई। फिर इन 1977, ठीक है, एक और भारत की राजनीति में उथल पाथल जो है मचा देने वाली घटना बनी, और वो घटना थी कि सबसे प्रथम बार स्वतंत्र भारत में बिन कांग्रेसी यानी कि नॉन कांग्रेसी या कांग्रेस गवर्नमेंट की रचना हुई। सबसे प्रथम 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, टिल 77, ठीक है, लगभग 6 टर्म कांग्रेस की सरकार ही रहेगी, क्योंकि कोई पक्ष ही नहीं था कोई बड़ा जो कि कांग्रेस को जो है एक प्रकार से प्रतिस्पर्धा दे। मगर अब धीरे धीरे जनता पार्टी, जो कि अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी विचारधारा से धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, धीरे धीरे जो है अपना प्रभाव, अपना व्याप फैला रही थी, तो उसने सबसे प्रथम बार अपने मैनिफेस्टो में, ठीक है, अपना जो है चुनावी आदेश है या चुनावी घोषणा है, ठीक है, उनमें सबसे प्रथम बार एक ओपन गवर्नमेंट की प्रॉमिस की, यानी कि एक पारदर्शी सरकार के साथ हम लोग शासन करेंगे। अन्यथा आज दिन तक सरकारें जो थी वो पारदर्शी नहीं थी। सरकारी विदेश नीति, सरकार की जो है अन्य जो नीतियां हैं, ठीक है, आर्थिक नीति, वो सारी चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती थी, मगर सरकार अपने तरीके से बिन पारदर्शिता से कार्य करती थी, शासन करती थी। मगर अब सबसे प्रथम बार जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ओपन गवर्नमेंट का जो देने का वादा किया अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, और वे सत्ता में आए। सत्ता परिवर्तन हुआ क्योंकि यहाँ पब्लिक रिसेंटमेंट बिल्टअप हो गया था। पूरा जो कॉन्सेंस है वो कांग्रेस विरोधी हो गया था, इंदिरा गांधी विरोधी हो गया था, क्योंकि उन्होंने पावर का सेंट्रलाइजेशन किया और उसका दुरुपयोग किया। तो वो सारी वजह थी जो कि अपने आप में एक अलग चर्चा का विषय है, मगर यहाँ एक रेफरेंस देना आपके लिए जो हमें ज़रूरी लगा मुझे। अब आगे देखें तो 1989 अगेन द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बॉट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। यस, फिर उसके बाद 1989 में 1977 में सबसे प्रथम ओपन गवर्नमेंट की घोषणा की गई, मगर उस सरकार ने दुर्भाग्यवश 5 साल अपने पूरे नहीं किए, ठीक है, तो वो उसके पहले ही गिर गई। तो वो सारी बातें जो थी वो हवा में ही जो है एक प्रकार से नष्ट हो गई, अदृश्य हो गई। अब इन 1989 फिर से द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट brought forward the idea of right to information, but despite the strong commitment the government did not vote any legislative framework. Yes, उन्होंने ये वादा तो किया था अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, मगर उनके जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के बाद वे किसी भी किस्म का लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क नहीं ले पाए या नहीं ला पाए, ठीक है, जिनकी वजह से कोई कानून इसके ऊपर नहीं बन पाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन, माहिती के अधिकार का कानूनी स्वरूप जो है वो यहाँ नहीं मिल पाया, और जो है चीज़ें जो थी वो अभी भी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत नहीं आ रही थी। मीनवाइल इंडिविजुअल स्टेट्स हैड स्टार्टेड एनफोर्सिंग देयर ओन RTI एक्ट्स। यस, ये तो हमने बात करी सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है, केंद्र में, कि भी केंद्र में कांग्रेस की जो है एक प्रकार से मोनोपोली थी, और कोई प्रभावी राजकीय पक्ष दूसरा नहीं था जो उसे प्रतिस्पर्धा दे सके। धीरे धीरे जनता पार्टी ने वो प्रयत्न किया, मगर वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने अपना जो संपूर्ण काल है वो पूर्ण नहीं किया, शासनकाल। अब स्टेट की बात करें तो अलग अलग राज्यों में यह हवा बन रही थी, और अलग अलग राज्य अपने माहिती के अधिकार अपनी अपनी तरीके से लागू कर रहे थे।
यानी कि एक कॉन्सेंस जो है अक्रॉस द इंडिया वो बिल्टअप हो गया था कि भाई अब राइट टू इन्फॉर्मेशन तो ज़रूरी यही है, सरकार पारदर्शी होनी ही चाहिए, शासन पद्धति, शासन तंत्र, सार्वजनिक प्राधिकरण, सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी ही चाहिए। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट टू डू सो इन द ईयर 1997। तो ये एक महत्वपूर्ण माहिती है, प्रिलिमिनरी का भी प्रश्न हो सकता है और एक समझ को जो है बनाने के लिए भी यह सारी चीज़ें थोड़ी महत्वपूर्ण है। अब उसके पश्चात देखें तो इन 2000 नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए इंट्रोड्यूस्ड द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल विच वॉज फाइनली पास्ड इन द ईयर 2003, ठीक है, जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल। माहिती की स्वाधीनता या स्वतंत्रता, माहिती प्राप्त करने की, इसका उद्देश्य यह है, मगर उसे लिखा माहिती की स्वाधीनता जाता है, जो कि एनडीए की सरकार ने लागू किया था। एनडीए की सरकार यानी कि गठबंधन वाली सरकार, प्री पोल एलियंस वाली सरकार, और भाजपा जो है यानी कि बीजेपी, ये इनके लीडर सारे राजकीय पक्ष के, तो उससे जो गुट बना है उसे एनडीए कहते हैं, या उसे जो है एनडीए का नाम रखा गया है उसका। तो उसने सबसे प्रथम बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल जो है उसमें इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल लेजिस्लेशन में, और 2003 में उसे पारित करवाया। आफ्टर इन द ईयर 2004 UPA government appointed a national advisory council to suggest changes in the implementation mechanism of the government. Yes, implement mechanism, क्योंकि यहाँ जैसे हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके द्वारा चीज़ों का कार्यान्वयन किया जाता है। तो अब सरकार ने एक ऐसा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद या सरकार ने ऐसी एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की निमणूक की, जिसको इस मुद्दे के ऊपर देखना है कि भाई जो सरकार का जो कार्यान्वयन तंत्र है, जो इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है, क्या उसमें चेंजेस ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी है तो वो चेंजेस कौन कौन से होने चाहिए, तो वो फेरफार कौन कौन से होने चाहिए। मगर द काउंसिल वॉज अपॉइंटेड बाय यूपीए। यूपीए एक ऐसा गुट है जिसके तहत कांग्रेस जो है वो लीडर है। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस लिखना उचित रहेगा। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस भी जो हम लोग कह सकते हैं, तो इट इज़ द लीडर एज लाइक इन एनडीए बीजेपी इज द लीडर। तो इसका द्वारा एक ऐसी राष्ट्रीय स्तर पर सलाहकार परिषद की नियुक्ति की गई। इन परस्यूएंस ऑफ विच द आरटीआई बिल 2004 यानी कि 2004 was drafted, which was finally passed in the year 2005. And yes, according to the recommendations of this advisory council, UPA government drafted the RTA bill, new RTA bill in 2004 and was finally passed in the year 2005. ठीक है, और तब से यहाँ आज दिन तक यह लागू है। तो ये बता रही इसके पृष्ठभूमि की, और इस तरीके से यहाँ आंतरिक आपातकालीन परिस्थिति से इस पर्टिकुलर भावना का जन्म हुआ, यह कॉन्सेंस का पूरे देश में, और आखिरी में 2005 में इसको एक कानूनी स्वरूप मिला। तो ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो कि अपने आप में चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को, भारत में गवर्नेंस को, इनमें कुछ हिस्ट्री के भी तत्व है, कुछ जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के भी जो है स्टैटिक तत्व है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ जाना जाता है, ये जाना जा सकता है। अब इसका उद्देश्य कि कौन कौन से प्रमुख उद्देश्यों के साथ इस कानून को पारित करवाया गया, फिर बाद में प्रमुख प्रावधान देखने हैं, और आखिरी में आलोचना एवं महत्व की भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट आर, सबसे प्रथम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आरटीआई इज टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, जिसकी बात हम लोग करते आए हैं, एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी, यस, ये एक अहम मुद्दा है, जवाबदेही। ठीक है, दो चीजें होती है, एक जिम्मेदारी होती है और एक होती है जवाबदेही। तो यहाँ जवाबदेही भी सरकार की इस कानून के द्वारा सेट करनी है, पारदर्शिता तो लानी ही है। तो ये दो तो प्रमुख उद्देश्य हुए ही है। बाय सेटिंग अप एन इंफॉर्मेशन रिजाइम वेयरइन सिटीजंस ऑफ इंडिया हैव एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पब्लिक अथॉरिटी। यस, तो एक ऐसे प्रकार की शासन की रचना करना, माहिती शासन जिसे कहते हैं, या माहितगार शासन जो हम लोग जिसे कह सकते हैं, इंफॉर्मेटिव गवर्नेंस। ठीक है, जहाँ
सिटीजन्स नागरिक जो है वो सार्वजनिक प्राधिकरण को माहितियां पूछ सकते हैं, जानकारी पूछ सकते हैं। तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य। दूसरा, द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन कमीशन, या सेंट्रल एंड स्टेट लेवल, जो हमने देखा माहिती आयोग जिसे हम लोग कहते हैं, और यही माहिती आयोग इस कानून के कार्यान्वयन को देखेगा, यानी कि अपना आप में यह एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। दिस एक्ट अपहोल्ड्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय providing the right to information to the citizen. Yes, upholds the principle of constitution of India. यानी कि संवैधानिक मूल्य जो है या संविधान में जिन जिन बातों की कल्पना की गई है वो यहाँ कल्पना जो है वो परिपूर्ण हो रही है, ऐसा यहाँ कहने का तात्पर्य है, जो कि सत्य है। It also ensures effective democracy through informed citizens and transparent governance. Yes, effective democracy, लोकतंत्र जो है उसे और मजबूती देने का काम भी यहाँ इस कानून के द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये शासन में पारदर्शिता ला रहा है और जो नागरिक है उस लोकतंत्र के उनको माहितगार भी कर रहा है। And helps in containing corruption by providing accountable mechanism for the government and its instrumentalities. Yes, तो एक अकाउंटेबल मैकेनिज्म की जो मैकेनिज्म को स्थापित करना वही इस कानून का एक और उद्देश्य रहा। द एक्ट इन द प्रीएम्बल इटसेल्फ प्रोवाइड फॉर मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड राइट टू सेक्रेसी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग सो दैट नो पार्टी सफर्स। यस, तो प्रीएम्बल इटसेल्फ प्रोवाइड्स, इस कानून की जो प्रस्तावना है, इस कानून का जो आमुख है, वही अपने आप में कहता है कि इट प्रोवाइड्स फॉर मेंटेनिंग ए बैलेंस बिटवीन पब्लिक इंटरेस्ट एंड राइट टू सिक्रेसी, जिसका जिक्र मैंने किया था कि प्रति सिक्के की दो बाजू होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही चीजें हैं, एक बाजू अधिकार प्राप्त है माहिती का और दूसरी बाजू सिक्रेसी को भी, गुप्तता को भी बनाए रखने का प्रावधान है। मेंटेनिंग या मेंटेन सिक्रेसी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इस कानून को यहाँ बनाया गया है इन उद्देश्यों के साथ। अब प्रमुख प्रावधान देखने से पहले हमें देखना है कि विश्व भर में आज क्या परिस्थिति है माहिती के अधिकार को लेकर। तो आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एनश्राइन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन। यस, तो यहाँ भी आर्टिकल 19 है, तो याद रखने में हमें सरलता रहेगी। भारतीय संविधान का भी अनुच्छेद 19, मगर उसमें सब क्लोज 1 सबसेक्शन 1 सब क्लोज ए आता है, और यहाँ यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन में मात्र अनुच्छेद 19 जो कहता है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रति नागरिक को मिलना चाहिए। प्रति नागरिक अपने शासन तंत्र को प्रश्न पूछ सकता है और शासन तंत्र के द्वारा भी माहितियाँ सार्वजनिक की जानी चाहिए। तो ये इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है। अब यहाँ से प्रमुख प्रावधान देखने हैं, इस पूरे कानून को समझना है, इसके कंटेंट को देखना है। द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, सबसे प्रथम इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज इन्फॉर्मेशन, उसकी यहाँ परिभाषा दी गई है। सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट प्रोवाइड द मीनिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन, मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फॉर्मेशन की दरअसल माहिती जो है वो है क्या। एज एनी मटेरियल इन द फॉर्म वेदर रिकॉर्डिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, सर्कुलर्स, पेपर्स और अदर। यस, ऐसी किसी भी किस्म की माहितियाँ किसी भी रूप में, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो दस्तावेज हो, चाहे वो जो है सर्कुलर्स हो या किसी अन्य तरह के पेपर्स हो। The ambit of this information has been expanded to any data stored in electronic form as well. Yes, इस कानून से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डेटा है, जो कि इस नए जो है आधुनिक काल से आया, आज से 40 वर्ष पहले का जो डेटा था वो इतना डिजिटल नहीं था जितना आज डिजिटल डेटा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के डेटा को भी इंक्लूड किया है, वो भी इस कानून के परव्यू में है, एम्बिट में है। Also, data on private authorities which can be accessed by any public authority have been included under the term information। ठीक है, तो यह सारी चीजों को सेक्शन 2F के तहत माहिती बताई गई है। यानी कि माहिती की जो परिभाषा है वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि ब्रॉड है, थोड़ी सी ब्रॉड है। अब राइट टू इंफॉर्मेशन, द राइट एनश्राइन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन गिवन defined under this act in section 2 subclause J as the right to access information that is accessible as per the provision of the act which is under the control of any public authority। Yes, 2J के तहत, इस कानून के आर्टिकल 2J के तहत भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 19 है
उसको बैकअप दिया गया है और उसके तहत इस कानून के जोगवाई अनुसार, इस कानून के प्रावधान अनुसार जो कोई भी माहितियां जो दे दी जा सकती है, सार्वजनिक की जा सकती है, उनको सार्वजनिक किया जाएगा। मगर यहाँ एक कंडीशन रखी है कि इस कानून की जो है प्रावधान या प्रोविजन के अनुसार। अब इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन किए होंगे कि भाई जो डिफेंस सेक्टर है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, उनके रिलेटेड जो माहितियां हैं वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, ठीक है, तो दे विल गेट इम्यूनिटी। उसके बाद द राइट ऑल्सो इंक्लूड्स इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, टेकिंग नोट्स, extracts or certified copies and obtaining information in electronic form as well. This right has been defined in section 2J, has been accorded to all the citizens of the country under section 3. Yes, भारत के, संपूर्ण भारत के कोई भी कोने में भारत का अगर नागरिक है और अगर वो किसी भी किस्म की माहिती प्राप्त करना चाहता है according to the provisions, according to the conditions set by this particular act, तो उसे माहिती देनी चाहिए या देनी होगी। उसके बाद ड्यूटीज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, यस, जो सार्वजनिक प्राधिकरण है उनके लिए क्या दायित्व होगा, उनका क्या कर्तव्य होगा माहिती देने में। दिस एक्ट प्रोवाइड्स सर्टेन ऑब्लिगेशन फॉर पब्लिक अथॉरिटी दैट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय देम। सेक्शन 4 states that all public authorities are required to ensure that to the maximum possible extent all the information they have is to be computerized and connected to a network that can be accessed from anywhere in the country. Yes, तो पूरा का पूरा जो माहिती है वो इस कानून के तहत पब्लिक अथॉरिटी को पोर्टल पे ही चढ़ा देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक जो है माध्यम से, इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, ताकि उसका एक्सेस पूरे कंट्री में से हो सके, कहीं से भी हो सके। फर्दर द सर्टन इंफॉर्मेशन लाइक फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉइज, directory of its offices and employees etc are required to be published by them. Yes, तो ये भी सारी माहितियां हैं कि पूरी जो हायरार्की है उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्लस ऑफिसर्स को, उनके कॉन्टैक्ट्स को, उनके एड्रेसेस को, तो सारी चीज़ें उन्हें सार्वजनिक करनी पड़ेगी एंड दे हैव टू कीप इट अप टू डेट, ठीक है, उन्हें अपडेट भी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद द पब्लिक अथॉरिटीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन as on suo moto so that people are not required to use the act very frequently. Yes, तो ये भी बात यहाँ सुनिश्चित की गई है कि भाई जो जाहिर प्राधिकरण है, सार्वजनिक प्राधिकरण है, उनको अपनी जो माहितियाँ उन्हें जो सार्वजनिक करनी है वो पहले से कर देनी चाहिए, ताकि लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा इस कानून का कम से कम उपयोग हो, ठीक है। तो यहाँ अपने आप में विवेक बुद्धि से, सुओ मोटो से जो पब्लिक अथॉरिटीज है उनको ये दायित्व दिया गया है, तो ये बात यहाँ नोंद लेनी होगी। Then after all the information shall be disseminated by the public authorities in a manner that is accessible to all. Yes, कुछ इस तरीके से सजानी या कुछ इस तरीके से रखनी होगी ताकि सारे नागरिकों के द्वारा इसको एक्सेस करने में सरलता रहे। All the materials required to be published under this act should be made available at zero and minimum cost. Yes, इस कानून के तहत जो माहितियाँ सार्वजनिक की जा रही है, जो अन्यथा पहले सामान्यतः नहीं होती थी, तो उसके लिए कोई शुल्क, कोई चार्ज वसूलना नहीं होगा, यानी कि वो माहितियाँ शून्य जो है लागत पर सार्वजनिक या प्रकाशित करनी होगी, और ये दायित्व है पब्लिक अथॉरिटीज का। इन द लोकल लैंग्वेज एंड थ्रू द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। यस, इट शुड बी देयर इन लोकल लैंग्वेज, ठीक है, जहाँ वो अथॉरिटी का जुरिस्डिक्शन है उस लैंग्वेज में, उस रीजनल लैंग्वेज में तो होना ही होना है, और साथ ही में द बेस्ट कम्युनिकेशन जो मीडियम है उसके ऊपर उसको प्रकाशित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ अपने आप में पब्लिक अथॉरिटीज़ के लिए एक दायित्व समान है, उनके लिए एक ड्यूटीज समान है। अब PIO यानी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर देखेंगे, उसके बारे में, जो है उसके पद के बारे में और उसके कार्य के बारे में। एवरी पब्लिक अथॉरिटी एज पर सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट रिक्वायर्स अपॉइंटिंग सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर or state public information officer as the case may be in all administrative offices to provide necessary information to the public as required under this act. Yes, तो पूरा मैकेनिज्म ही एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरा मैकेनिज्म ये सेट करना है। सपोज ये 3 अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज़ है, या आप समझ लीजिए 5 अलग अलग पब्लिक अथॉरिटीज़ है। एक रेलवे के साथ डील कर रही है, एक प्रीमियम की कंपनी है सरकारी, एक सरकारी फर्टिलाइजर की कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फिर एक लोकल अथॉरिटी है, और एक कोई अन्य सरकारी अथॉरिटी है, ठीक है। तो ये पांचों को अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में
एक एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को चुनना पड़ेगा, एक एक आईओ को नियुक्त करना पड़ेगा, उसका एक पद बनाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो माहितियां हैं वो लोगों के साथ डील करे। सो दिस शुड बी द सेटअप। अब जो वो प्राधिकरण अगर राष्ट्रीय स्तर का है तो वहाँ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आएगा, अगर वो राज्य के स्तर का है तो वो उनके साथ डील करेगा। फिर उसके पश्चात देखें तो दिस ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट द पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट पॉसिबल। यस, इन ऑफिसर्स का कार्य क्या रहेगा, इंफॉर्मेशन ऑफिसर का, कि जो सिटीजन उस पर्टिकुलर अपने जो है संगठन के लिए, अपने प्राधिकरण के लिए जो माहितियाँ उनको चाहिए, वो नागरिकों को, दोज हू आर सीकिंग, ठीक है, उनको असिस्ट करना टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, यानी कि उनको अधिक से अधिक जहाँ तक शक्य होता वहाँ तक उनको मदद करना, उनको माहितियाँ देना। ऑल्सो द सब डिविजनल लेवल एंड सब डिस्ट्रिक्ट लेवल ए सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, यानी कि ये इसके जो है नीचे का पद है, जो कि अपने आप में सब डिविजनल लेवल पर भी रहेगा या सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हो सकता है। और स्टेट असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर गोज विद द रिस्पेक्टेड अथॉरिटी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, शैल बी अपॉइंटेड फॉर रिसीविंग applications and appeals for information under this act, which will be forwarded to the CPIO, यानी कि Central Public Information Officer, और SPIO, State Public Information Officer, as in the case। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के बारे में प्रति ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, तो ये जो है पूरी प्रक्रिया है। A person who wishes to obtain any information from any public authority is required to make an application। Yes, उसे एक एप्लीकेशन तैयार करनी होगी in writing or through an electronic form in English, Hindi, official language of the area, with the required fees to the कोई भी available officer, ठीक है, कोई भी कक्षा का। तो एक एप्लीकेशन देनी है, रिक्वायर्ड बहुत ही जो है निम्न इसकी फीस है, मात्र टोकन है, क्योंकि इसका दुरुपयोग ना हो, और वो अगर जमा कर दे कोई भी नागरिक तो उसे फर्दर माहिती जो है इन ऑफिसर्स के द्वारा प्रोसेस करके फिर से उनको रिप्लाई उत्तर दिया जाता है। द ऑफिसर टू हुम द रिक्वेस्ट इज मेड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू असिस्ट द पर्सन मेकिंग सच ए रिक्वेस्ट इन केस द एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग बाय नोटिंग डाउन हिज रिक्वेस्ट मेड ओरली। ठीक है, तो यहाँ जो है एप्लीकेशन कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग बाय नोटिसिंग डाउन हिज रिक्वेस्ट ओरली। अगर कोई भी नागरिक जिसको माहिती चाहिए अगर वो लिख नहीं पा रहा है किसी भी कारणवश, तो इन ऑफिसर्स को उनका प्रश्न, उनका जो प्रश्न है, उनकी जो बातें हैं वो सुननी होगी और उनको अपने आप में नोंद लेनी होगी, उनको लिखना होगा। तो ये दायित्व यहाँ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के साथ है। फिर उसके बाद द पर्सन मेकिंग द रिक्वेस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड to state any reason or personal details except those which are necessary to contact him। yes, कॉन्टेक्ट करने के अलावा, नाम, नंबर या ईमेल आईडी के अलावा कोई भी माहिती देने के लिए नागरिक जो है वो बाध्य नहीं है। ठीक है, वो सारी माहितियां वो अपनी गुप्त रख सकता है, मात्र और मात्र वो प्रश्न पूछ सकता है, और सामने जो प्राधिकरण है वो भी ऐसी माहितियां नागरिक से पूछ नहीं सकते। When an application is given requesting information held by another public authority, then the receiving authority is required to transfer the application to the requisite authority in a maximum 5 days। yes, जब रिक्वेस्ट आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए, तो यहाँ पर्टिकुलर इस अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तक पहुंचाना है इस एप्लीकेशन को, और 5 दिन के अंदर ही पहुंचाना है। ये बात भी की गई है ताकि पूरी प्रक्रिया जो है वो थोड़ी तेज रहे, गतिशील रहे। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट, व्हेन एन एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय एनी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, then within 30 days of receiving the application, he or she is required to either provide the information or reject the same as per the provision of section 8 and 9 of the act। yes, ठीक है, ये दूसरी बाजू है सिक्के की। हमने सेक्शन 2 देखा, उसमें परिभाषा देखी, माहिती की बहुत ही जो है ब्रॉड है। फिर उसके बाद 2 सब क्लोज जे देखा, जिनमें माहितियाँ देने की बात की गई है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के कर्तव्यों को देखा, पब्लिक अथॉरिटीज के कर्तव्यों को देखा। मगर अब धीरे धीरे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द अनदर साइड ऑफ द एक्ट, यानी कि अब माहिती का इनकार करने की बात है। तो यहाँ कहा गया है कि कोई भी अगर नागरिक ने माहिती देने के लिए एप्लीकेशन डाली
तो उसके 30 दिनों के अंदर उसका फैसला आ जाना चाहिए। चाहे आप उसे माहिती दे दो, चाहे आप उसे सेक्शन 8 और 9 के तहत उसे मना कर दो माहिती देने के लिए, मगर दोनों ही चीजें 30 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। दोनों ही चीजें यानी कि either this or that, ऐसा है। अब if the information office fails to provide the information within the required time, then it shall be deemed that the officer has refused the request. Yes, if information office fails to provide the information within required time, यानी कि 30 days, ठीक है। अगर कोई माहिती नहीं आई, एक बार पूछने के बाद, नागरिक के बाद एक बार एप्लीकेशन देने के बाद 30 दिनों के अंदर कोई जवाब प्रत्युत्तर नहीं आया, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई यह जो प्रश्न पूछा गया, जो माहिती प्राप्त करने का प्रश्न था, जो विनंती थी, उसे खारिज कर दिया गया है, ऐसा माना जाएगा। इफ द रिक्वेस्ट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन इज रिजेक्टेड, देन द ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड रीजन फॉर द रिजेक्शन। यस, ऑफिसर को यह जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर अर्जी, कोई भी रिक्वेस्ट अगर डिस्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, तो उसका कारण देना पड़ेगा कि उसे क्यों खारिज किया गया है। कारण देने के लिए यह ऑफिसर्स बंधे हुए हैं। The period of appeal against the rejection and the details of the appellate authority. Information shall be provided in the same format. Yes, तो यह सारी चीजें appellate authority जो है उसको गिनकर सारी चीजें, जब कोई भी एप्लीकेशन खारिज हो रही है तब इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी होगी नागरिक को, कि भाई इस इन कारणों से हमने आपको माहिती नहीं प्रदान की है, आपकी अर्जी जो है वो खारिज होती है, आपकी एप्लीकेशन, और अगर आप असंतुष्ट है तो आप इस एपेलेट प्राधिकरण के तहत अपील कर सकते हैं। तो ये सारी माहितियां उन्हें देनी पड़ेगी। इंफॉर्मेशन शैल बी प्रोवाइडेड इन द सेम फॉर्मेट इन विच इट हैज बीन sought unless it would require diversion of resource by any public authority or would determine the record in question। ठीक है, तो जिस तरीके से माहिती पूछी गई है नागरिकों के द्वारा, उसी तरीके से पब्लिक ऑथोरिटीज को माहिती देने का जो कार्य दिया गया है, दायित्व दिया गया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उनके पास जिस तरीके से जमा है उस तरीके से नहीं, मगर जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से माहिती देनी पड़ेगी किसी भी प्राधिकरण को। फिर उसके बाद एक्सेम्पशन एंड ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्शन 8 provides for exemption to the public information officer for providing information to any officer. Information can be refused if it affects sovereignty, भारत की संप्रभुता, इंटीग्रिटी, भारत की अखंडितता, और इंडिया सिक्योरिटी, जो भारत की सुरक्षा हो, वैज्ञानिक या आर्थिक भारत के हित हो, फ्रेंडली रिलेशंस विथ अदर स्टेट्स हो, और इनसाइट्स एंड ऑफेंस। यस, तो ऐसी माहितियां जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, और इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है वो ऐसी एप्लीकेशंस को खारिज कर देंगे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ दिस रीजंस। ठीक है, या तो भारत की सोवरेनिटी खतरे में हो, इंटीग्रिटी खतरे में हो, भारत के आर्थिक एवं जो है वैज्ञानिक हित उसमें समाहित हो और उसको हानि हो रही हो, भारत के किसी भी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बिगड़ रहे हो या बिगड़ने की संभावना हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के तहत माहिती जो है वो सार्वजनिक नहीं की जा सकती। ये पावर यहाँ सेक्शन 8 में दिया गया है। और which may result in contempt of court, can be refused, information breaching privileges of parliament, state legislature, infringing intellectual property rights यानी कि IPR, trade secrets can be denied, information that is held in fiduciary relationship received in confidence from foreign state, endangering life and safety of any person that impedes investigation process can also be denied. Yes, so on the grounds of this many reasons, information can be denied according to section 8 of the act. उसके बाद further cabinet papers and information hampering the privacy of any person can be denied. ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो माहितियां नहीं प्राप्त हो सकती। This act has an overriding effect over the Official Secret Act and also all the above mentioned above stated information can be provided to any person if the public information officer feels that providing such information involves greater public interest. Yes, तो यह सारी माहितियां हो सकती है सार्वजनिक अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, रिस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगे कि भाई सबसे जो है इसमें अगर किसी को महत्व होगा तो वो होगा पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये माहिती मैं सार्वजनिक करूंगा तो ये सार्वजनिक हित में होगा, तभी उपर्युक्त चर्चित मुद्दों के तहत भी
यहाँ इंफॉर्मेशन ऑफिसर के द्वारा माहितियाँ सार्वजनिक की जा सकती है। इंफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी रिजेक्टेड अंडर सेक्शन 9 on the ground that providing access to it would result in infringing or copyright of any person. Yes, तो यहाँ माहितियाँ सेक्शन 9 के तहत इसलिए भी माहिती का इनकार हो सकता है कि अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर को लगे कि भाई इस माहिती के सार्वजनिक होने से किसी के कॉपीराइट या पेटेंट वायोलेशंस होंगे, इन्फ्रिंजमेंट होगा, तो भी सेक्शन 9 के तहत माहितियाँ नहीं दी जा सकती। When any request is made regarding any information that is a part of exemptions, but a certain part of it can be segregated and provided for, then the same shall be served and provided by the public information officer as per section 10. Yes, देखिए 8 और 9 में तो हमने स्पष्ट रूप से माहिती का इनकार ही देखा, मगर सेक्शन 10 में आंशिक रूप से माहितियों को सार्वजनिक करने का या आंशिक रूप से माहिती का इनकार करने का प्रावधान यहाँ रखा गया है कि भाई अगर कोई माहिती ऐसी है कि जिनका एक भाग देने से कोई आपत्ति नहीं है, मगर अगर दूसरा भाग दे दिया तो आपत्ति है, तो दूसरा भाग जो है उसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, उसे गुप्त ही रखा जाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड पहला भाग जो है उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ सेक्शन 10 ऑफ दिस एक्ट में कही गई है। तो एप्लीकेंट शैल बी इन्फॉर्म्ड दैट ओनली अ पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड along with the reasons for severability. Yes, तो एप्लीकेंट को अगर कोई भी सेक्शन 8 और 9 के तहत माहिती नहीं दी जा सकती तो उसे उसके कारण के साथ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को उत्तर देना पड़ेगा कि भाई इन कारणों की वजह से, इन गंभीरताओं की वजह से हमने अब तक इंफॉर्मेशन यह नहीं पहुंचाई है, इस माहिती को हमने जो है सार्वजनिक नहीं किया है। फिर उसके बाद देखें तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। When any information requested relates to a third party, then public information officer before disclosing it shall give notice to the same to the concerned party within 5 days of receiving such request. The third party can be object to such disclosure within 10 days of the receipt of the notice. तो yes, ये थर्ड पार्टी की बात है। अगर कोई नागरिक किसी भी जो है सार्वजनिक प्राधिकरण से किसी तीसरे व्यक्ति की माहिती अगर पूछेगा और अगर जो है सार्वजनिक प्राधिकरण को ये योग्य लगे माहिती देनी, ठीक है, तो वो उस थर्ड पार्टी को नोटिस भेजेगा। अगर उसको ऑब्जेक्शन होगा तो वो 10 डेज में रिप्लाई करेगा, विदिन 10 डेज। अगर 10 दिन के ऊपर हो गया तो ही कैन नॉट डिनाई या ही कैन नॉट ऑब्जेक्ट। द थर्ड पार्टी कैन ऑब्जेक्ट सच डिस्क्लोजर विदिन 10 डेज ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द नोटिस इफ ही और सी हैज अ वैलिड रीजन टू डू सो। After the hearing, within 40 days of the receipt of such request, the public information officer shall make the decision and then that decision shall be informed to the concerned party as well. The third party in this case shall be also informed about its right to appeal to the appropriate authority against the decision of the public information officer. यहाँ थर्ड पार्टी को भी एक प्रकार से अधिकार दिया गया है कि वो भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आपने किस बुनियाद पर जो है मेरी माहितियाँ सार्वजनिक करी है, ठीक है। तो ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब आगे देखें तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, यस, राष्ट्रीय माहिती आयोग। A central information commission shall be constituted by the central government as per the provision of section 12 of the act. Yes, section 12 of the act deals with the establishment of the information commission at the central level. It shall consist of one chief information commissioner and a maximum of 10 central information commissioners. Yes, 1 plus 10 की संरचना है, यानी कि कुल 11 मेंबर का राष्ट्रीय माहिती आयोग। Commission shall be appointed by the President on the recommendation of the committee consisting of PM, opposition of Lok Sabha, opposition member या leader and Prime Minister nominated Union Cabinet Minister। तो ये 3 लोगों की कमेटी है, 3, 1 plus 1 plus 1, जिनमें PM, opposition leader and PM nominated person। अब ये 3 इस मुख्य माहिती अधिकारी का या मुख्य माहिती आयुक्त का नाम जो है वो जो है इनको देंगे, इस कमेटी जो है वो प्रेसिडेंट को देंगी और प्रेसिडेंट फिर उसके ऊपर विचार करके ही विल जो है अपॉइंट। तो उस तरीके से यह पूरी प्रक्रिया है। द ऑफिस ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज इन दिल्ली, हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली एंड मे बी कॉन्स्टिट्यूटेड अदर प्लेसेस नेसेसरी। और रीजनल लेवल पर जहाँ जहाँ जरूरत लगे तो वहाँ भी इसका गठन, इसकी स्थापना की जा सकती है। Further, any information commissioner cannot be a member of parliament or state legislature or hold any office of profit under any political party. Yes, तो ये बात तो सुनिश्चित है कि ये
एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था में एक संवैधानिक पद है, इसे ग्रहण करने के लिए ऑफिस ऑफ जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ऑफिस जो है वो नहीं होना चाहिए, इनका हित कहीं पर भी नहीं रहना चाहिए, मात्र और मात्र माहिती अधिकारी ही बने रहना चाहिए या होना चाहिए। फिर उसके बाद देखें, ही और शी शैल बी द पर्सन ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विथ वाइड नॉलेज इन सब्जेक्ट मैटर्स लाइक लॉ, साइंस, मैनेजमेंट एंड जर्नलिज्म। यस, तो ऐसे व्यक्तियों को यहाँ माहिती आयुक्त बनाने का जो है एक प्रकार से सूचन दिया गया है, अनुशंसा दी गई है कि जो कानून के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रबंधन के, जो पत्रकारित्व के क्षेत्र में अगर जो वो आगे हो, एमिनेंट हो, तो उनको यह बिठाया जाएगा। द इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स आर अपॉइंटेड फॉर अ टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यस, तो ये सारी कंडीशंस है जो हमें याद रहनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। द एज ऑफ रिटायरमेंट इज 65 ईयर्स। ठीक है, प्रिलिमिनरी में यहाँ बीच में से यह 4 मुद्दे जो है प्रश्न के रूप में रखे जाते हैं प्रिलिमिनरी में। ठीक है, और बताया जाता है कि इनमें से कौन सा, या इनमें कुछ के साथ टेम्पर भी किया जाता है, छेड़छाड़ भी की जा सकती है, और फिर पूछा जा सकता है सही या गलत जो है कथन। ठीक है, तो यह सारी चीज़ थोड़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैन बी रीअपॉइंटेड एज अ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। यस, देखिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ही कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, मगर जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ही कैन बी रीअपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आफ्टर दैट again he will not able to reappoint. 2019 amendment has given wide powers to the central government regarding condition of service and salaries and allowance of the information commissioner. Now this will be decided upon the discretion of the government, यानी कि ये सरकार की विवेक बुद्धि के ऊपर आधारित है। वैसे ही अब राज्य के स्तर पर माहिती आयोग, every state government shall constitute a state information commission as per the provision of section 15. सेंट्रल जो था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आई एम सॉरी, वो सेक्शन 12 के तहत था। स्टेट का है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेक्शन 15। ठीक है, ये थोड़ी महत्वपूर्ण माहिती है, इसलिए मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। उसके बाद द कमीशन विल हैव ए स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10। तो सेम संरचना 1+11, यानी कि 1+11 प्लस मेंबर्स, 1+10 प्लस मेंबर्स। फिर उसके बाद दिस मेंबर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी कंप्राइजिंग ऑफ चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ स्टेट असेंबली एंड ए कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो सेम संरचना, सेम कमिटी, मगर राज्य स्तर पर। लाइक द सेंट्रल कमीशन, इवन द मेंबर्स ऑफ द स्टेट कमीशन कैनॉट बी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बात तो तय है, संवैधानिक पद है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। State Information Commission shall be headquartered at a place that the state government provides in the Gazette. Yes, तो it is on the discretion of state government कि उन्हें अपने माहिती आयोग का मुख्य मथक कहाँ रखना है अपने राज्य में, तो it depends on their decision. फिर उसके बाद the term of office and condition of service of state commissions is similar to that of the central commission. तो ये सारी चीजें समान ही है, केंद्रीय स्तर हो चाहे वो राज्य स्तर हो। फिर उसके बाद पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कमीशन। यस, अब देखेंगे कि यह कमीशन के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं और इनका कार्य क्या है इसका। द कमीशन इज रिक्वायर्ड टू इंक्वायर इनटू अ कंप्लेंट फ्रॉम एनी पर्सन हु हैज नॉट बीन एबल टू सबमिट a request to any public information officer or his request has been rejected. He or she has been denied the information under the act, has received no response within the stipulated time under the act, has been asked to pay an unreasonable fee, the information given is unreasonable or incomplete, or any other matter about the act. Yes, तो ये माहिती आयोग जो है वो इस कानून का कार्यान्वयन देखेगा। अगर इस कानून के तहत चीजें नहीं चल रही है तो नागरिक जो है वो इन्हें जो है एक प्रकार से फरियाद कर सकता है, इन्हें शिकायत कर सकता है। The commission shall look at the preliminary fact and if it feels sane for the conducting any inquiry, the commission shall has been given powers, equivalent to the civil court as provided under the Code of Civil Procedure 1908. Yes. अगर यह शिकायत उन्हें व्याजबी लगे, बुनियादी जो है लगे, तो वे इंक्वायरी भी सेटअप कर सकते हैं और इन्हें सिविल कोर्ट के जो पावर से, जो सत्ताएं है, सिविल कोर्ट्स की शक्तियां हैं, दीवानी अदालतों की, वो इनमें निहित है, तो उनके तहत ये प्रोसीडिंग्स चला सकते हैं, ट्रायल चला सकते हैं। द कमीशन कैन इंक्वायर इनटू एनी रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड देन एक्सेस टू सच रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिनाइड टू इट। यस,
कमीशन जो है वो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण की किसी भी माहिती तक पहुंच सकता है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, सेक्शन 24 ऑफ द एक्ट provides the list of organizations that are beyond the scope of the right of information. Yes, beyond the scope of right of information, जैसे मैंने आपको बताया कि questions related to India's security, questions related to India's international relations, India's colonial legacy, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग है और वे उन चीज़ों के ऊपर, संक्षिप्त में उन चीज़ों के ऊपर यह कानून लागू नहीं होगा। All intelligence and security agencies established by central government of the state government specified in the second schedule of the act or the official gazette of the state respectively are not required to entertain any request for information. Yes, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन जिन जो है संस्थाओं का जिक्र किया गया है अपने राजपत्र में, उनको इस कानून से ऊपर रखा जाएगा। उन प्राधिकरणों को इस कानून के तहत कोई भी सूचना पूछी नहीं जा सकती, ठीक है। यानी कि इट इज कंप्लीटली आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो ये बात रही इसके नॉन एप्लीकेबिलिटी की। अब रिपोर्ट की बात करें तो इंफॉर्मेशन कमीशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट फॉर अ ईयर एंड सेम इज टू सबमिट टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। यस, अगर केंद्रीय माहिती आयोग है कमीशन, यस CIC, तो उसे सेंट्रल लेजिस्लेचर में भारतीय संसद को ये रिपोर्ट प्राप्त देनी होगी, और अगर राज्य लेवल पर है तो उसे अपने राज्य की विधायिका को यह रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक अहवाल देना पड़ेगा कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इस कानून का कार्यान्वयन हो रहा है। फिर उसके बाद देखें तो ऑल मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड पब्लिक अथॉरिटीज शैल असिस्ट द इंफॉर्मेशन कमीशन इन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट। फॉर दैट दे आर रिक्वायर्ड टू कीप ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड। यस, द रिपोर्ट शैल हैव द डिटेल्स ऑफ द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट मेड to each public authority, list of rejections or request, frequency of use of specific provisions of the act for rejection, amount of charges collected by public authority under the act, etc. are provided under section 25 of the act। तो ये सारी चीजें हैं जिसके तहत आयोगों को वार्षिक अहवाल जो है या वार्षिक रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी पड़ती है और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ती है। अब यहाँ प्रावधान जो है मुख्य वो संपूर्ण हुए, हमने पूरे कानून को देखा, अलग अलग प्रावधानों को देखा कि कैसे पहला भाग जो है वो माहितियाँ ज़्यादा से ज़्यादा देने की, शासन को, शासन तंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बनाने की बात करता है। फिर जो है अन्य जो कुछ अनुच्छेद है वे माहिती नहीं देने की बात करते हैं। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट का जो है यहाँ एस्टेब्लिशमेंट दिया गया है। अब हमें चर्चा करनी है इसके क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना एवं इसके महत्व के ऊपर। सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म, नो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशंस आर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी। यस, हमने जो है एक परिभाषा देखी थी, डेफिनेशन देखी थी, वो देखी थी इंफॉर्मेशन की। पब्लिक अथॉरिटी की हमने कोई भी डेफिनेशन नहीं देखी है, तो ये किसकी आलोचना है। दूसरा, एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी कंटेम्प्ट पावर, देयरफॉर एनी नॉन कंप्लायंस विद द ऑर्डर cannot be penalized properly। यस, यहाँ इस कानून में कंटेम्प्ट पावर्स की कोई चर्चा ही नहीं कहेगी कि अगर इस कानून के तहत जो सूचनाएं दी गई, अगर उसका कार्यान्वयन, उसका पालन नहीं हुआ तो क्या, ठीक है। और ऐसा नहीं है और इसीलिए इसके ब्रेच को अच्छी तरीके से पेनलाइज भी नहीं किया जा सकता, ये इसकी दूसरी आलोचना है। तीसरी, आफ्टर 2019 अमेंडमेंट एक्ट हैज बिकम इवन वीकर। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज रिमूव्ड। यस, इसमें एक ही महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ था 2019 का, और इसमें कहा गया है कि फिक्स्ड टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज रिमूव्ड। यस, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसका जो फिक्स्ड टर्म है उसे जो खत्म कर दिया गया, और कहा गया कि जहां तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय लेवल पर पार्लियामेंट और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां तक ये चाहे वहां तक कमिश्नर जो है वो रह सकता है अपने पद पर, ठीक है। तो ये एक अपने आप में प्रावधान ऐसा है जो कि ज़्यादा सरकारी है और इसका दुरुपयोग करके पारदर्शिता को कम किया जा सकता है। इस कानून का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यहाँ परिपूर्ण नहीं हो सकता, तो इसलिए 2019 का ये सुधार अपने आप में इस कानून को दुर्बल बना रहा है, ये एक आलोचना है। ऑन द अदर साइड, अगर इसके महत्व की बात करें तो सबसे प्रथम RTA मैकेनिज्म इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक टू एक्सेस प्रिविलेज इंफॉर्मेशन। यस, ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि अपने नागरिकों को अच्छी से अच्छी सरकारी माहितियाँ प्रदान करने में मददरूप साबित हो रहा है, तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है।
उसके बाद प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड इन्फॉर्म्ड डिस्कशन रिगार्डिंग द इश्यूज ऑफ कॉमन मैन। ये तो एक प्रकार का प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने सवाल, अपने प्रश्न लेकर आरटीआई के इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ठीक है, और उनकी चर्चा की जाती है, उनकी माहितियों की आप-ले होती है अलग अलग सार्वजनिक प्राधिकरणों के जो है साथ। फिर उसके बाद आरटीआई एम्पावर सिटीजन्स एंड प्रोवाइड देम विथ ग्रेटर पावर विज़ पब्लिक ऑफिशियल्स। यस, आज दिन तक जो अधिकारियों के जो पावर्स थे, ठीक है, अब वो पावर्स उनके समकक्ष ही भारत के नागरिकों को भी सत्ताएं मिली है, पावर्स मिले हैं, और वे इन अधिकारियों को भी पूछ सकते हैं कि भाई आप जो है एग्जैक्टली कर क्या रहे हो, क्यों करना चाहते हो, इसमें राष्ट्र का हित किया है, जो है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद इट हैज एक्टेड एज द बूस्टिंग मैकेनिज्म फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वाधीनता एज एनविसेज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑब्जर्वेशंस के तहत इस कानून को और भी वेग मिला है, उसको और ताकत मिली है। तो इस सारी दृष्टि से ये कानून अपने आप में भारत के प्रशासनिक शाखा में एक बहुत ही बड़ा फेरफार है। भारत की जो शासन पद्धति है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यही सारी चीज़ें थी जो कि आज हमें इस कानून में देखनी थी। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले कानून में, अगले उपाख्यान में, एक और ऐसा ही कॉम्प्रिहेंसिव जो है स्टडी के साथ एक कानून का, जो आपको आपकी परीक्षाओं में आपकी समझ को बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हो। तो यही चीज़ें थी। साथ ही वर्कमाउंट यूपीएससी को सब्सक्राइब करना ना भूलें यूट्यूब के ऊपर। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, उसको लाइक कीजिए, उसमें से आपकी नोट्स बनाएं, आपको परीक्षा में बहुत ही फायदा होगा। साथ ही workmouteducation.com आप वेबसाइट हमारी आज ही विजिट कर सकते हैं, वहाँ आप लॉगिन रजिस्टर करवाएं और एग्जामिनेशन रिसोर्सेज को जो है उसका एक्सेस पाए। प्लस हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। देखते रहिए वर्कमाउंट यूपीएससी। स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।